प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में कहा, आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर युवाओं को ही संभालनी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू। देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। और नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से 2 मजदूर घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृतकाल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृतकाल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का यह दौर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। यह जीवन और टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा का ही युग है। पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की। श्री मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों का भी शुभारंभ किया। इन डिजिटल डिग्रियों के वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है और ये फर्जी भी नहीं बनाई जा सकती। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को डिग्रियों से सम्मानित किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस चुनाव में भी पंच को छोड़कर सभी पदों के लिए
ओनो सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरिया जिले की 3 और कोंडागांव जिले के 5 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के साथ ही 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद पंचायत सदस्य, 235 सरपंच और 1808 पंच पद के लिए उपनिर्वाचन कराया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 3 जनवरी होगी। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 जनवरी की दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 20 जनवरी को होगा। दुर्ग जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद पंचायत दुर्ग की खमरिया, कुटेला भाटा, सिरसा खुर्द और खोपली, जन पंचायत धमधा की पथरिया, बोरी, बसनी, करेली और खर्रा तथा पाटन जनपद पंचायत की राखी, खुदमुड़ा, बोरेंदा, अमेरी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव होने को हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कोवैक्स, कोविवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनुपिरीवर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ट्वीट संदेशों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में निर्मित पहले कोविवैक्स टीके को आरबीडी ने विकसित किया है और ये प्रोटीन युक्त टीका है। ये हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। कोवोवैक्स टीका पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया जाएगा। श्री मंडाविया ने कहा कि मोलनुपिरीवर का निर्माण देश में 13 कंपनियां करेंगी, जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में वयस्क रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और टीकों की सभी मंजूरियां महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूत करेंगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इन्हें केवल कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। कोविड कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। हर वैक्सीन की 2 डोजेस हैं। पहली वैक्सीन और दूसरी डोज के बीच में 4 हफ्ते का अंतराल रहेगा और कोशिश की जाएगी कि हर बच्चे को जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगा दी जाए। इस बीच देश में कोविड टीकाकरण 142 करोड़ 38 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर गया है। इनमें 83 करोड़ 80 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 58 करोड़ 58 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए पात्र 60% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 95% लोगों ने इसका पहला टीका लगवा लिया है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 6 लाख 26 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। नारायणपुर जिले में रावघाट के पास माओवादियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आईडी की चपेट में आने से बीएसएफ कैंप में काम करने वाले 2 मजदूर घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये मजदूर खोड़गांव और अंजेर कैंप के पास पाइपलाइन सुधारने का काम कर रहे थे। नारायणपुर जिले के भरंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अंजरेल में बीएसएफ कैंप से करीब 1 किलोमीटर दूर जल आपूर्ति गृह को माओवादियों ने बीती रात क्षतिग्रस्त कर दिया। मजदूरों ने बताया कि साथ ही घटनास्थल से कुछ दूर आगे माओवादियों द्वारा विस्फोट भी किया गया। इससे 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। फोड़ कर दिए थे नीचे पानी टंकी के पास में, तो वहाँ पूरा साहब लोग आने के बाद बोले कि तुम ऊपर जाके देख के आइए, क्योंकि उसका काम करते हैं तो काम नहीं लोग को करना है। तो वो बोले कि जाके देख के आओ। तो जाके देखने गए हम लोग 5 लोग गए। तो मैं तो गाड़ी में बैठा था, 4 बंदा हमारे उतर के गए, जाके देखने गए, उतने में बम ब्लास्ट। घायल मजदूरों को उपचार के लिए नारायणपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित रामानुज मिनी स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस मेले में 7 निजी संस्थाओं द्वारा 650 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए। रोजगार मेले में निजी प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को सीधी भर्ती के जरिए रोजगार और निःशुल्क प्रशिक्षण सह नियोजन कराए जाने के लिए चयन किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक रावेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि रोजगार मेले में 1052 पंजीयन कराए गए थे। रोजगार मेले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्लेसमेंट के लिए युवाओं का चयन किया गया है। जिले में जिला पंचायत के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल कौशल विकास योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत आज ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1152 हमारे रजिस्ट्रेशन हुए। जिसमें अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे पास लगभग 374 ऐसे बंदे थे जो हमारी कंपनियां DDGY के तहत जो हमारी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें प्लेसमेंट हुए हैं, यानी कि उनको सिलेक्शन हुए हैं। और साथ ही हमारे पास जो PIA थे जो कि आगे आगामी ट्रेनिंग के लिए भी कुछ डेटा कुछ बंदे कलेक्ट कर रहे थे, उसमें भी लगभग हमारे 152 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। साथ ही KVK और RCT के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार जो करना चाहते हैं ऐसे भी लगभग हमारे पास 200 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया। रोजगार मेले में जिला उद्योग, अंत्यावसायिक और खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई भी की गई। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित कराते हैं। आजादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं द इंडियन एसोसिएशन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रख्यात हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। द इंडियन एसोसिएशन संगठन का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कोलकाता में 28 और 30 दिसंबर 1883 के बीच आयोजित किया गया था। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। इंडियन एसोसिएशन के पहले सत्र की अध्यक्षता बंगाल सामाजिक सुधार आंदोलन के अनुभवी नेता रामतनु लाहिरी ने की थी। सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें स्वशासन, शिक्षा, न्यायपालिका को कार्यकारी कार्यों से अलग करना और सार्वजनिक सेवा में भारतीयों को अधिक रोजगार देना शामिल था। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। इसने सामान्य राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर भारत के लोगों की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करने की हिमायत की। दिसंबर 1886 में इंडियन एसोसिएशन ने कांग्रेस के साथ विलय का फैसला किया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था। ये एक राजनीतिक दल से अधिक राजनीतिक विचारधारा वाले उन व्यक्तियों की सभा थी जो सरकारी सुधारों में रुचि रखते थे। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस ने साम्राज्य के भीतर अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद इसने पर्याप्त राजनीतिक सुधार और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में A.O. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, भाई मनमोहन तथा लाल मोहन घोष शामिल थे। 1920 के दशक में महात्मा गांधी के प्रभाव से कांग्रेस पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभिजात्य वर्ग के प्रभुत्व वाली एक सभा से एक जन संगठन में बदल गई, जिसने स्वाधीनता के लिए भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। आज हम प्रख्यात हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत को भी याद कर रहे हैं, जिनका 28 दिसंबर 1977 को निधन हुआ था। व्यापक रूप से छायावाद के तीसरे स्तंभ के रूप में विख्यात सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी कवि थे। वे प्रकृति के कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष
से बहुत प्रभावित थे। अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता संग्रह चिदम्बरा से गांधी जी को श्रद्धांजलि में उन्होंने कहा, बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आवाहन, हंस उठते हैं रोम हर्ष से पुलकित होते प्राण, नहीं जानता युग विवर्त में होगा कितना जन क्षय, पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय। 1960 में पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रकृति की कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।